हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थर्मोग्राफी के बारे में, जो कि एक टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल का। लिक्विड क्रिस्टल के टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। थर्मोग्राफी का मतलब क्या होता है। ये दो वर्डों से मिलकर बना है। वन इज़ थर्मो, अनदर वन इज़ ग्राफ। थर्मो का मतलब होता है हीट और ग्राफ का मतलब ग्राफ, या ऐसे बोलते हैं अपन ऊष्मा आरेख। ऊष्मा आरेख आपको कैसे मिलेगा ये अपन देखेंगे। तो यहाँ जैसे अपन बात करते हैं कि जो कोलेस्टिक लिक्विड्स हैं वो उनकी ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होती है या उनकी सर्पिलाकार स्ट्रक्चर होती है, और उनमें पिचेस होते हैं। क्या होते हैं? पिच या गैप होते हैं। दीज पिचेस आर अफेक्टेड बाय हीट, और ये जो पिच हैं ये तापमान से प्रभावित होते हैं। जब ये उच्च तापमान पे अपन लेते हैं तो ये जो पिचेस हैं ये बहुत ज़्यादा इनमें अफेक्शन होता है। अब बात करते हैं अपन बॉडी के ट्यूमर सेल की। तो ट्यूमर सेल हैव मोर टेम्परेचर देन नॉर्मल सेल। ये उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं अपन इसको, कि बॉडी में अगर कहीं ट्यूमर है, गठान है या कैंसर की सेल है तो उन सेल का जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा होगा कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। और जैसे ही अब अपन क्या करते हैं, एक मेथड यहाँ से पहले अपन देख लेते हैं, फिर थ्योरी देखेंगे। तो अपन को क्या करना रहता है, इंजेक्शन में अपन जो आपका लिक्विड क्रिस्टल है उसको लेते हैं और लेने के बाद उसे बॉडी सेल्स में इंसर्ट करवाते हैं, जहाँ पर भी ट्यूमर की संभावना है या ट्यूमर आपको दिख रहा है कि यहाँ हो सकती है। इसके बाद वहाँ पर हाई एनर्जी की लाइट रेडिएशन डालेंगे। जैसे ही वो डालेंगे तो ये लाइट रेडिएशन क्या होगी, डिफ्रैक्ट होगी। डिफ्रैक्ट होने के बाद इनका डिफ्रैक्शन हो जाएगा लाइट का, और लाइट के डिफ्रैक्शन से क्या होगा कि जैसे ही लाइट का डिफ्रैक्शन होगा तो उसे फोटोसेल डिटेक्टर या फोटोसेल संसूचक के माध्यम से अपन रिकॉर्ड ले लेते हैं, और लेने के बाद उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे अपन एक ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये जो थर्मल डिफरेंस है ये किस फॉर्म में दिख गया आपको, ग्राफ के फॉर्म में। और अगर ये ग्राफ के फॉर्म में दिख रहा है मीन्स अपन कह सकते हैं कि इसकी स्टडी कर रहे हैं अपन काय की, ट्यूमर की बाय लिक्विड क्रिस्टल्स। अब बात करते हैं अपन वापस से अपनी थ्योरी की। तो अपन ने क्या किया है कि जो उनकी कोलेस्टिक लिक्विड है उनकी स्ट्रक्चर होती है सर्पिलाकार, जो अपन पहले देख चुके हैं। फिर उसमें कुछ ट्विस्टेड होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा दिखेंगे। जैसे ही ट्यूमर सेल होंगे तो इनका ट्यूमर सेल का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर की या नॉर्मल सेल से ज़्यादा होगा। हेंस लाइट रेज डिफ्रैक्टेड बाय लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल की वजह से जो आपकी लाइट है, रेस हैं, वो प्रकाश की किरणें वो क्या होंगी, परावर्तित होगी। या परावर्तित होने से बाय डिफ्रैक्शन ऑफ दीज लाइट्स क्यों होगा, क्योंकि इनमें बॉडी में कुछ ट्यूमर सेल प्रेजेंट इन द बॉडी बिकम डिफ्रैक्टेड वेवलेंथ, और इनसे अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ मिलेगी। और डिफरेंट वेवलेंथ मतलब उसका कलर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, बाय विच वी कैन बी आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर सेल इन बॉडी। तो इसकी वजह से अपन पता कर सकते हैं कि बॉडी में ट्यूमर सेल प्रेजेंट है या नहीं है। बात करते हैं अपन इसकी थ्योरी की। तो थ्योरी में कुछ थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज में पहली थ्योरी आती है आयरिंग की थ्योरी, और एक और थ्योरी आती है साइबोटेक्टिक मॉडल। तो आयरिंग थ्योरी किसने दिया था? आयरिंग थ्योरी इज गिवन बाय आयरिंग इन 1933। उन्होंने इनको जो माना है, गैसियस मॉलिक्यूल्स को कंसिडर किया है, मतलब जो लिक्विड है उसे कंसिडर किया है कि उसमें कुछ गैसियस स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो आप जैसे इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो नीचे के साइड वाला हिस्सा है ज़्यादा भरा हुआ है, मीन्स इट इज़ बिहेव्स लाइक लिक्विड, और ऊपर का जो हिस्सा है इट बिहेव्स लाइक वेपर। लेकिन साथ ही साथ इसमें यहाँ पर कुछ स्पेस ऐसा भी है जिसे उन्होंने एम्प्टी स्पेस कहा है। ये आपको तीन चीज़ें दिख रही है। सबसे नीचे एम्प्टी स्पेस है, देन लिक्विड है, देन वेपर है। अब जैसे ही अपन इसको कंसिडर करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या माना है, अकॉर्डिंग टू दिस सम स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम इज़ एम्प्टी। जो टोटल वॉल्यूम है इस गैस लिक्विड का, उसका कुछ भाग क्या है, एम्प्टी है, खाली, एंड इट इज़ नॉट ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल, और इसमें किसी तरह के कोई मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई नहीं है या इसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। दिस स्पेस इज कॉल्ड फ्री वॉल्यूम, और इसे क्या कहा उन्होंने, मुक्त आयतन कहा। मुक्त आयतन मतलब जहाँ पर कुछ भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर अबाउट 3% वॉल्यूम
3% ऑफ टोटल वॉल्यूम इज फ्री वॉल्यूम। सामान्य ताप और दाब पे अगर अपन देखते हैं तो लगभग 3% भाग जो है वो मुक्त आयतन के रूप में होता है, ओपन स्पेस के रूप में होता है। एंड एज वी अप्लाई वेरी हाई टेम्परेचर दिस लिक्विड कंप्रेस्ड वेरी फास्ट। और जैसे अपन कोई वॉल्यूम कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, कंप्रेशन होगा, संपीड़न होगा, अणु पास में आएंगे। एंड पहले तो क्या होगा, ये बहुत तेज़ गति से पास आएंगे, लेकिन जैसे ही 3% आपका कंप्रेशन होगा देन कंप्रेशन बिकम्स वेरी स्लो। कंप्रेशन क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। दिस फ्री वॉल्यूम इज सेम एज नॉर्मल मॉलिकुलर शेप। और ये जो फ्री वॉल्यूम है ये भी कैसा होता है, नॉर्मल मॉलिकुलर शेप की तरह ही होता है। दिस फ्री वॉल्यूम इज सेम एज मॉलिकुलर शेप एंड रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टोटल लिक्विड वॉल्यूम। और ये टोटल लिक्विड वॉल्यूम है उसमें रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक हिस्सा खाली है, ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। द मॉलिक्यूल्स नियर फ्री वॉल्यूम शोज मैक्सिमम रेंडमनेस। और अगर कहीं खाली हिस्सा है तो उसके आसपास का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अव्यवस्था और रेंडमनेस शो करेंगे। बट द मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम द फ्री वॉल्यूम बिहेव्स लाइक सॉलिड। लेकिन कोई मॉलिक्यूल है जो इस फ्री स्पेस से दूर है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो ऐसे सॉलिड की तरह बिहेव करेगा जिसमें वो उसकी पोजीशन फिक्स होगी। एक मॉलिकुलर वॉल्यूम, अगर मैं मॉलिकुलर वॉल्यूम को कंसिडर करूं, molecular volume is considered as molecular volume of solid is considered as Vs and molecular volume of liquid is considered as Vl, then the portion of molecules around free space, तो free space के अराउंड जो टोटल वॉल्यूम होगा it can be Vl minus Vs upon Vl. This portion behaves like gas. तो ये इतना हिस्सा है जो किसकी तरह बिहेव करेगा, गैस की तरह। एंड the rest of the volume that is Vs upon Vl behaves like solid। और Vs upon Vl वाला जो हिस्सा है किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉलिड की तरह। एंड इन दिस वे लिक्विड क्रिस्टल बिहेव्स बोथ एज सॉलिड एंड लिक्विड। और इस तरह अपन कह सकते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है ये लिक्विड की तरह भी बिहेव करेगा और सॉलिड की तरह भी बिहेव करेगा। सेकंड आता है आपका साइबोटेक्टिक मॉडल। साइबोटेक्टिक मॉडल इज गिवन बाय स्टीवर्ड इन 1927 में स्टीवर्ड ने दिया था। और उसने बहुत सिंपल सी चीज़ें बोली कि लिक्विड क्रिस्टल जो है हैज़ लेस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। लिक्विड क्रिस्टल में बहुत कम ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें क्रिस्टल हैं। अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाउंड इन अ लार्ज ग्रुप। और उन्हीं लार्ज ग्रुप, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो बड़े बड़े ग्रुप में आपको दिख रहे हैं, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है दिस ग्रुप इज कॉल्ड साइबोटेक्टिक ग्रुप। साइबोटेक्टिक ग्रुप में मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो सब सिस्टमेटिक वे में अरेंज होते हैं। These are systematically arranged. These groups are not permanent. लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं अगर अपन इनको कह दें कि परमानेंट है तो ऐसा नहीं है। These are not permanent. ये भी मूव होते रहते हैं। एंड दीज हैव नो डिफाइनाइट लिमिट। और इनकी कोई ऐसी लिमिट भी नहीं, कोई ऐसा परिधि भी नहीं बनी होती है कि उस परिधि के बाहर ये नहीं जाते। These have no definite limit. By the molecular motion, position of the molecule of साइबोटेक्टिक ग्रुप changes continuously। और जैसे ही molecular motion होगी तो साइबोटेक्टिक जो ग्रुप है वो भी आगे पीछे घूमेगा, खिसकेगा। एंड एक्सचेंज ऑफ द मॉलिक्यूल इज आल्सो पॉसिबल। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल उठ के कहाँ जा रहा है, इस वाले ग्रुप में जा रहा है। मीन्स साइबोटेक्टिक एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में भी जाते हैं। एंड हियर वी कैन सी दिस इज द साइबोटेक्टिक ग्रुप एंड दिस इज द इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल जिनमें कोई परमानेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। दिस ऑल अबाउट दी थ्योरी दैट इज साइबोटेक्टिक मॉडल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।